Good morning, everyone. Hello, students. How are you? This is Meena Arora, PGT Physics from Government Senior Secondary School Boys, Civil Lines, Gurugram. So, students, आज हम क्लास 11th का NCERT का चैप्टर नंबर 5 करेंगे फिजिक्स का, which is laws of motion. Let's have a look कि आज हम उसमें क्या-क्या टॉपिक्स करेंगे. We will be covering first part today, and let's see कि उसमें हमारे पास आज कौन-कौन से टॉपिक्स रहेंगे. Here we have chapter 5 of NCERT, that is laws of motion, and today we are going to do part 1. And what are the topics we are going to cover today? First topic is force and its effects. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं force and its effects, इसमें हम करेंगे कि जब हमारे पास फोर्स होती है तो उसके क्या-क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, फोर्स क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या-क्या हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. फिर हम करेंगे गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट ऑफ मोशन. गैलीलियो साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, द ग्रेट फिजिसिस्ट, he did an experiment and on the basis of which Newton gave us few laws of motion. तो पहले हम गैलीलियो की एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखेंगे. उस ऑब्जर्वेशन को थ्योरेटिकल फॉर्म दी थी न्यूटन ने इन द फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ मोशन. तो न्यूटन ने 3 लॉज दिए जो आपके 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं. दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देन वी हैव सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तीनों लॉज करेंगे और उसके बीच बीच में जो कुछ और टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो कवर करेंगे, विच आर inertia, its types and examples, because Newton's first law is very much related to inertia. तो inertia को डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर हम करेंगे कि what is momentum, because that is to be used in सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे. फिर हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो कंक्लूजन आएगा उसके बेस पे हम करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ फोर्स आल्सो. And at last, to check our knowledge, we will be having practice time also. We will be discussing few questions based upon these topics that we are going to cover today. So let's start with the first topic, that is force. What is force? अब अगर हमें पूछा जाए कि फोर्स क्या है, तो हमें ये लगता है कि फोर्स लगाकर हम किसी भी बॉडी की कोई जो स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं, राइट? तो वो फोर्स को स्टेट चेंज करने के लिए ऑब्वियसली हमें फोर्स लगानी पड़ती है, बट उसको एक हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसको डेफिनेशन देंगे? इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच मे मूव अ बॉडी एट रेस्ट, or it can stop a moving body, or it can change the speed of a moving body, or it can change the direction of a moving body, or shape and size of a body. तो it is an external effort. एक effort का नाम force है, which may, हमने ये नहीं कहा कि which always does that, हमने ये लिखा है which may, मतलब जो ऐसा कर सकती है. So which may move a body at rest, जो रेस्ट वाली बॉडी है उसको मोशन में ला सकती है, या एक मूविंग बॉडी को रोक सकती है, या ऑलरेडी मूविंग बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकती है, मींस उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, और मूविंग बॉडी की ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, या फिर किसी बॉडी की ये शेप और साइज को चेंज कर सकती है. ऐसा करती है या ऐसा करने की कोशिश करती है. तो दैट टेंडेंसी, दैट एक्सटर्नल एफर्ट, दैट पुश और पुल is known as force. तो फोर्स एक ऐसी कोशिश है जो ये सारा कुछ या तो कर देती है या करने की कोशिश करती है. So for example, you are applying little force on a table, right? तो टेबल उस फोर्स से मूव करते जरूरी तो नहीं है, बट यू आर ट्राइंग टू मूव द टेबल, ठीक है? तो जो हमारी वो ट्राई है उसको मूव करवाने की, दैट ट्राई, दैट पुल और पुश इज नोन एज फोर्स, जो या तो टेबल को मूव कर देगा या मूव करने की कोशिश करेगा. तो दैट टेंडेंसी इज गिवन द नेम ऑफ फोर्स. अब इसके इफेक्ट्स तो देखो सारे के सारे इसी डेफिनेशन में आ गए कि ये रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकता है. तो इट कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट. फिर हमने लिखा कि स्टॉप अ मूविंग बॉडी, तो मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है. इट कैन चेंज द स्पीड मतलब उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है. देन इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मोशन. बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स लगाकर उसको हम दूसरी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं. शेप और साइज को चेंज कर सकता है. ऑल दीज 5 इफेक्ट्स आर शोन हियर इन 5 फिगर्स. फर्स्ट, we are trying to move a body which is lying at rest. कार रेस्ट पे है, उसको फोर्स लगाकर हम मोशन में ला सकते हैं.
फुटबॉल मूव करते आए, गोलकीपर ने उसको रोक दिया, मूविंग बॉडी को स्टॉप कर दिया। साइकिलिंग हम कर रहे हैं, हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं, पैडलिंग करके ब्रेक्स लगा के स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं। बॉलर ने बॉल फेंकी तो बैट्समैन ने बैट से उसको हिट करके बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर दिया। यहाँ पे हम आटे के ऊपर बेलन चला रहे हैं जिससे कि आटे का शेप और साइज दोनों चेंज हो रहे हैं। सो ऑल द 5 facts are shown here. Now let's go to the next topic, that is Galileo's experiment of motion of an object on an inclined plane. गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दी कुछ और उसके बेस पे फिर न्यूटन ने हमें लॉज ऑफ मोशन दिए। गैलीलियो कंसिडर कि हमारे पास 2 इंक्लाइंड प्लेन्स हैं जिनका दोनों का यहाँ पर एंगल जो ग्राउंड के साथ है वो सेम है। तो उसने एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से एक मार्बल बॉल को नीचे को रोल करवाया और यहाँ से इट वाज ऑब्जर्व्ड कि मार्बल बॉल जितनी हाइट यहाँ से कवर करके नीचे आएगा, जब वो दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पे जाएगा तो इट विल रीच अप टू द सेम हाइट एंड देन इट कम्स बैक। फिर उसके बाद सेकेंड वाले प्लेन का हमने इंक्लिनेशन जो है वो कम कर दिया। एक प्लेन का जब हम इंक्लिनेशन कम करते हैं तो दूसरे फिर उसके बाद जब हमने इस बॉल को रोल करवाया, इस केस में जैसे हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी जब बॉल नीचे आ रही है तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, जब ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, बट स्टिल इट इज कवरिंग द सेम हाइट। और उसके बाद यहाँ पे जब हमने एक प्लेन का एंगल जो ग्राउंड के साथ कम कर दिया तो तब क्या हुआ कि नाउ इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस। ठीक है, अब ये और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी टू रीच द ओरिजिनल हाइट। उसके बाद अगर हमने सेकेंड प्लेन को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिया जैसे कि हमने यहाँ पे करा, अगर हमने सेकेंड प्लेन को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिया तो अब ये फिर इट विल मूव कीप मूविंग फॉर एवर टू रीच टू द सेम हाइट, जो हाइट इसकी पहले यहाँ पे थी। देखो ये हमने तीनों केसेस में दिखाए हैं। फर्स्ट में दोनों का एंगल यहाँ पे सेम था, ये और ये, तो बॉल इधर से आई उतनी ही हाइट तक इधर गई। और सेकेंड केस में हमने ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल यहाँ पे थोड़ा कम कर दिया तो बॉल हैज टू कवर मोर डिस्टेंस टू गो टू द सेम हाइट। जब हमने ये सेकंड प्लेन को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिया तो बॉल जो है इट कीप्स ऑन मूविंग फॉर एवर सो दैट इट रीचेस टू द सेम हाइट। तो ये अपने आप रुक नहीं पा रही, मींस इट रिमेन्स इन मोशन until unless it is stopped by some external force। तो यहाँ से जो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी वहां से फिर इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को थ्योरेटिकल फॉर्म दी गई बाय द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन। So we have Newton's laws of motion. We all know that Sir Isaac Newton was an English scientist, and in 1667 he developed 3 laws of motion which described the movement of objects in terms of forces. उन्होंने सारे objects के motion को forces के terms में explain करा by giving 3 laws of motion. Let's have a look at all the 3 laws. फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड सो। व्हाट डज दिस लॉ स्टेट? It states that an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by an external and unbalanced force. एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट अगर कोई रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, तो वो अपनी उस स्टेट को कभी भी अपने आप चेंज नहीं कर सकता जब तक कि उसके ऊपर हम इस स्टेट को चेंज करने के लिए बाहर से कोई एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड फोर्स ना अप्लाई करें। यू नो कि अगर बॉडी के ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लग जाती हैं तो भी बॉडी की स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। सो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड कि कोई बॉडी अपने स्टेट को तब तक चेंज नहीं कर सकती जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल और अनबैलेंस फोर्स नहीं लगती। तो कैन वी से यहाँ से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें कुछ ये कह रहा है कि फोर्स इज समथिंग दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। मीन्स ये फोर्स की हमें एक तरह से डेफिनेशन दे रहा है कि फोर्स एक ऐसी टेंडेंसी है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है या कर देती है। सो दैट्स व्हाई वी से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट डिफाइंस फोर्स। दिस इज अ सिंपल एंड एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विच लॉ डिफाइंस फोर्स? It is Newton's first law of motion that defines force. अब हमने कहा कि this is also called inertia. So let's have a look कि inertia होता क्या है? Inertia is what? It is the natural tendency of objects to remain in a state of rest or in uniform motion called inertia. What is it? It is the natural tendency of objects to remain in a state of rest or of uniform motion.
बॉडी की टेंडेंसी कि वो अपनी रेस्ट वाली स्टेट को या अपनी यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट को अपने आप चेंज नहीं कर सकती, दैट इज नोन एज इनर्शिया। अब देखो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें तो दे आर सिमिलर इन मीनिंग। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ेगी, यहाँ हम कहते हैं कि बॉडी अपनी स्टेट को अपने आप चेंज नहीं कर सकती, तो दैट मीन्स फोर्स लगानी पड़ेगी। सो दे आर सिमिलर इन मीनिंग, दैट्स व्हाई Newton's first law of motion is also known as law of inertia. So you can be asked that which law is known as law of inertia and why. That is Newton's first law of motion. और क्यों, तो उसके लिए आप पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप इनर्शिया की डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप बताओगे कि एज दे आर सिमिलर इन मीनिंग, सो दैट्स व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. Now let's see what is inertia in detail. Inertia is the tendency of an object to resist changes in its velocity, whether in motion or it is motionless. तो कहते हैं कि बॉडी की टेंडेंसी कि ये अपनी वेलोसिटी के चेंजेस को रेजिस्ट करे, अपोज करे, मतलब ये अपनी वेलोसिटी के चेंज को अपोज करती है, वेदर इन मोशन और मोशनलेस. अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी. मीन्स ये अपनी स्टेट को अपने आप चेंज नहीं कर सकती. सो इट इज इनएबिलिटी, मीन्स इट इज नॉट कैपेबल. इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ. सो दिस इज इनर्शिया. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, इस डायग्राम में फिगर में हमने कुछ पंपकिन्स दिखाए हैं. दीज पंपकिन्स दे विल नॉट मूव अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस अप्लाइड ऑन देम. ठीक है, तो दैट मीन्स इनकी एक इनएबिलिटी है कि ये अपनी स्टेट को अपने आप चेंज नहीं कर सकते. सो दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया. नाउ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन व्हाट, यू नो कि अगर आपके पास एक पेंसिल है और एक बैग है फुल, इट इज फिल्ड विद बुक्स, तो हम पेंसिल की स्टेट को बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं. आप पेंसिल हाथ में पकड़ोगे, यू कैन चेंज इट्स स्टेट वेरी इजीली. बट अगर आपको बैग को कहा जाए कि ऐसे उठा के फटाफट उसकी स्टेट चेंज कर दो, उसको मूव कर दो, तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज पेंसिल इज लाइटर एंड बैग इज हैवियर. तो बॉडी एट rest continues to be at rest and body in motion continues to be in motion. We know this is inertia. The force required to change the state of heavier body is more than the force required to change the state of lighter body. क्यों? क्योंकि heavier body का mass ज्यादा है और lighter body का mass कम है. So therefore we say the mass of a body is the measure of its inertia. More is the mass, more is the inertia and vice versa. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास एक यहाँ पे ब्लॉक है that is of 1000 किलोग्राम मास, और एक यहाँ पे ब्लॉक है जिसका मास है just 0.1 किलोग्राम, और दोनों को हमें सेम एक्सेलरेशन से मूव करवाना है, that is 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर here also. तो हम इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी because it is heavier, it has more inertia, तो we have to apply more force. यहाँ पे क्या है कि it has less mass, less inertia, so we have to apply less force to change its state. So more is the mass, more is the inertia, lesser is the mass, lesser is the inertia. Now we have different types of inertia. Inertia हमने कहा कि बॉडी की इनएबिलिटी है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या यूनिफॉर्म मोशन वाले स्टेट को चेंज करने के लिए. तो यू नो कि जो मोशन है उसमें हमारे पास डायरेक्शन भी आती है. तो बेस्ड अपॉन दैट हमने इनर्शिया को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया. वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, या जिसको हम शॉर्ट में डायरेक्शनल इनर्शिया भी कहते हैं. तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस इनर्शियाज वन बाय वन. इनर्शिया की डेफिनेशन तीनों की सेम है, जस्ट वी विल बी चेंजिंग वन वर्ड एंड दैट इज रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन. जो हमने यहाँ कहा था पीछे कि it is the inability of a body to change its state of rest. अगर सिर्फ इतना मेंशन करें तो it will be inertia of rest. अगर हम यहाँ ये मेंशन कर दें कि it is the inability of a body to change its state of motion, तो ये inertia of motion हो जाएगा. और अगर हम यहाँ ये कह दें कि it is the inability of a body to change its direction of motion by itself, तो तब ये inertia of direction बन जाएगा. अब इन तीनों लॉज को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे by taking different examples. जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, हमने बताई है कि हमने एक कॉइन लिया जिसको प्लेइंग कार्ड के ऊपर प्लेस करा और वो प्लेइंग कार्ड हमने एक ग्लास के ऊपर रख दिया. When you flick this playing card, जब आप इस प्लेइंग कार्ड को अपने फिंगर से ऐसे स्ट्राइक करोगे तो you are applying force on the playing card. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या इनर्शिया
दे से कि जिसके ऊपर फोर्स लगेगी उसी की स्टेट चेंज होगी। तो हमने प्लेइंग कार्ड के ऊपर जब फोर्स लगाई तो प्लेइंग कार्ड की जो स्टेट है वो चेंज हुई, इट कम्स इनटू मोशन, तो इट मूव्स फॉरवर्ड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो जब कॉइन के नीचे की ये प्लेइंग कार्ड वाली सपोर्ट निकल गई तो कॉइन फॉल्स इनटू ग्लास, into the tumbler. So here Newton's first law, or you can say law of inertia, is also applicable because this coin is not able to change its state by itself. तो ये it falls into the tumbler. So यहाँ पे coin rest पे था तो उसने rest पे ही रहने की कोशिश की. So it is due to inertia of rest. And one thing more, जितनी भी applications या examples हैं inertia की, they all are the examples of Newton's first law because we have done Newton's first law is also known as law of inertia. Second example, when we travel in a car or a bus and driver applies brakes suddenly. ठीक है, आप किसी कार में या बस में जा रहे हो और जब ड्राइवर ब्रेक्स लगाता है तो you must have observed कि हमें एक फॉरवर्ड जर्क लगता है, हम आगे की तरफ ऐसे गिरते हैं. क्यों? क्योंकि जब कार मोशन में थी तो हम भी मोशन में थे. हमारा जो लोअर पार्ट विच वाज इन मोर कॉन्टेक्ट विद द कार, दैट वाज आल्सो इन मोशन. ब्रेक्स लगने पर हमारा जो अपर पार्ट मोशन में था, दैट ट्राइज टू रिमेन इन मोशन, एंड लोअर पार्ट कार के कांटेक्ट में होने की वजह से पहले रेस्ट पे आ जाता है. तो अपर पार्ट इट रिमेन्स इन मोशन, सो दैट्स व्हाई वी गेट अ फॉरवर्ड जर्क. तो इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, की बॉडी मोशन में थी तो इट ट्राइड टू रिमेन इन मोशन. Then next example, when we are standing in a bus and bus begins to move suddenly, इसका opposite. ये चलती हुई कार या बस रुकी तो हमें फॉरवर्ड जर्क लगा, यहाँ पे रुकी हुई बस या कार चलेगी तो हमें बैकवर्ड जर्क लगता है. उसमें भी देखो सेम ड्यू टू इनर्शिया, इसमें ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन था तो इसमें ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा कि जब बस रेस्ट पे है तो हम भी रेस्ट पे हैं. जब बस ने सडनली मूव करना शुरू करा तो हमारा लोअर पार्ट जो उसके कांटेक्ट में था वो भी मोशन में आ गया, एंड अपर पार्ट इट ट्राइड टू रिमेन एट रेस्ट. तो हमें ऐसा लगता है कि हमें पीछे को जर्क लगा है. सो इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑब्जेक्ट्स resist changes in their motion. even हम भी, अब देखो जैसे ये गाड़ी जा रही है, इसमें हमने बताया कि this car is going at a speed of 80 किलोमीटर पर आवर, और जब ये आगे जाके यहाँ एक ब्रिक वॉल है, जब ये यहाँ ब्रिक वॉल के साथ टकराएगी तो ब्रिक वॉल इट ट्राइज टू स्टॉप द कार, एंड हमारी बॉडी इट ट्राइज टू रिमेन in motion and it tries to remain moving at a speed of 80 km per hour. So remember not to take such risks क्योंकि ये 80 km per hour speed काफी ज्यादा होती है. तो it is due to inertia of motion. You must have seen कि जब हमारे व्हीकल हम कभी किसी मड में से अपने उसको व्हीकल को निकालते हैं तो टायर्स के साथ वो मड जो है वो स्टिक कर जाता है, और उसके बाद जब हमारा टायर मूव करता रहता है एंड मड इट फॉल्स ऑफ, तो आपने कभी ध्यान दिया हो तो वो जो मड है वो टायर से हमेशा टेंजेंट के अलोंग फ्लाई ऑफ करता है. वाई सो? बिकॉज यू नो कि कभी भी किसी सर्कुलर पाथ में हम जो डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी पॉइंट पे बताते हैं तो इट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट. जब मड वहां से टायर से डिटैच होगा तो उस टाइम इसकी डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होगी, और डिटैच होने के बाद इसके ऊपर नो फोर्सेस एक्टिंग. नो फोर्सेस एक्टिंग मींस नाउ इट इज नॉट एबल टू चेंज इट्स डायरेक्शन. पहले तो वो टायर के साथ फोर्स लगने की वजह से रोटेट कर रहा था, बट जब डिटैच होगा तो फोर्स इज रिमूव्ड, so it is not able to change its direction, so it flies off tangentially. हमेशा टेंजेंट के along ये जो मड है वो fly off करता है. So it is due to inertia of direction, या you can say directional inertia. Similarly, when a car rounds a curve, जब भी हमारी कार टर्न लेती है, अगर कार हमारी लेफ्ट साइड को टर्न लेगी तो हम राइट साइड को फॉल करते हैं, और वाइस वर्सा. राइट को टर्न लेती है तो हम लेफ्ट को फॉल करते हैं. क्यों? जब कार मूव कर रही थी हम भी मोशन में थे, कार ने टर्न लिया तो कार को कर्व्ड रोड मिला, पर हमारी बॉडी जो है इट ट्राइज टू रिमेन इन स्ट्रेट लाइन. तो वो कार अंदर की तरफ चली जाती है तो ऐसा लगता है कि हम उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉल कर रहे हैं. सो दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स व्हिच एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आई हैव डिस्कस्ड अ फ्यू ऑफ देम. नाउ वी हैव अनदर टर्म जो कि हमें नेक्स्ट टॉपिक में यूज करनी है, दैट इज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. This topic also you have done in your 9th standard. Momentum of a body होता क्या है, इसका physics के point of view से क्या meaning है? Momentum is related to motion. So this is the momentum of a body is the quantity of motion contained in the body.
बॉडी के पास कितनी मोशन है उस क्वांटिटी को हम नाम देते हैं मोमेंटम का. एंड हाउ डू वी मेजर मैथमेटिकली? इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी. व्हाई सो? Because momentum depends upon these two factors, mass and velocity. I give you an example to explain it. Suppose आपके पास दो balls हैं, one is tennis ball and second is cricket ball. दोनों आपकी तरफ आ रही हैं moving with the same velocity and you have to stop them. तो किस बॉल को हम बहुत इजीली स्टॉप कर सकते हैं? दोनों की सेम वेलोसिटी, एक टेनिस बॉल है और एक क्रिकेट बॉल है, तो ऑब्वियसली यू कैन स्टॉप टेनिस बॉल वेरी इजीली. नाउ द सेकंड केस, दैट मीन्स जो लाइटर बॉडी थी उसके पास मोशन कम थी, तो हम उसको इजीली रोक सके, उसके मोशन को इजीली स्टॉप कर सके. सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, दोनों आपके पास टेनिस बॉल्स हैं, दोनों का मतलब अब मास हमने सेम ले लिया. पहले एग्जांपल में हमने मास डिफरेंट लिया था. सेकेंड एग्जाम्पल, दोनों टेनिस बॉल हैं सेम मास की एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद डिफरेंट वेलोसिटीज. वन इज मूविंग वेरी फास्ट एंड सेकेंड इज मूविंग स्लोली. तो जिस बॉल को हम इजिली स्टॉप कर सकते हैं दैट इज द स्लो मूविंग टेनिस बॉल, बिकॉज उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम है. तो इसका मतलब जो मोमेंटम है, जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी. तो इसलिए हम इसको प्रोडक्ट लेते हैं मास का और वेलोसिटी का. मोमेंटम इज डिनोटेड बाय सिंबल P. मास यू नो वी टेक M and velocity is taken by V. So P is equal to M into V. अब इसके बेस पे देखो, इस फॉर्मूला के बेस पे इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 होगी. V0 means P is also 0. So a body at rest does not possess any momentum. Then we said कि momentum depends upon mass and velocity. First example हम ले रहे हैं मास की, सेकेंड हम लेंगे वेलोसिटी की. A truck moving at a very slow speed, उसकी स्पीड कम है but it can kill a person standing in its path. क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है ट्रक का, और मास अगर ज्यादा, चाहे स्पीड कम ही है, मास इतना ज्यादा तो उसके पास मोशन बहुत ज्यादा होगी, मोमेंटम बहुत ज्यादा होगी. ज्यादा मोमेंटम होने की वजह से इट कैन किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ. सेकेंड एग्जाम्पल, जहां पे मास कम है बट वेलोसिटी बहुत ज्यादा, लाइक बुलेट. बुलेट का मास बहुत कम होता है बट इट मूव्स वेरी फास्ट. जब हम इसको गन से फायर करेंगे तो इट कैन ऑल्सो किल अ पर्सन बिकॉज ऑफ लार्ज वेलोसिटी ऑफ द बुलेट. वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से बुलेट विल बी हैविंग मोर मोमेंटम एंड इट कैन किल अ पर्सन. सो इम्पैक्ट ऑफ बॉडी और मोमेंटम, यू कैन से इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी एंड mass of the body. So from this formula, mass into velocity, you can write the units and dimensional formula of momentum. Units लिखने हैं तो जो mass का unit है into जो velocity का है. ऐसे सिस्टम में मास का यूनिट हम किलोग्राम लेते हैं, स्पीड का, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो इट इज हैविंग ऐसे यूनिट एज किलोग्राम मीटर पर सेकंड. सीजीएस लेना है तो किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा. ठीक है. दिस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. व्हाई सो? बिकॉज here we have product mass into velocity. mass scalar है, velocity vector है, तो जब एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो we get a vector quantity. और यहाँ से आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हो, मास का m, वेलोसिटी का LT-1. तो देखो यहाँ पे मोमेंटम का आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-1. So this is all about momentum. We have discussed it because हमें ये अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में यूज करना है. And what is the next topic? Newton's second law of motion. Why there was a need of Newton's second law of motion? देखो हमने Newton's first law को डिस्कस करा, तो we said कि Newton's first law it defines force and ये हमें ये बताता है कि बॉडी अपनी स्टेट को अपने आप चेंज नहीं कर सकती. अब उसमें हमें ये तो पता चल गया कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, बट वो फोर्स कितनी हम लगाएं बॉडी के ऊपर. सपोज यू थ्रो अ बॉल by applying force and now I say कि you double your force. बॉल को पहले से डबल फोर्स से फेंको. अब आपको ये तो पता होगा कि हम फोर्स ज्यादा लगाएं, पर वो एग्जैक्टली पहली फोर्स से डबल होगी या नहीं वो आपको नहीं पता होगा. वाई? क्योंकि हमें यही नहीं पता था, आपको यही नहीं पता था कि आपने पहले फोर्स कितनी लगाई थी. अगर पहले वाली फोर्स पता होती तो फिर तो आप उसको इजीली डबल कर लेते, बट वी डिडंट नो दैट वैल्यू. तो दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय न्यूटन सेकंड लॉ. इट गिव अस द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, कि हम जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है वो मेजर करी जा सकती है. सो दैट्स व्हाई वी से न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स. फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स एंड सेकंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स.
So what is the definition of this law? Newton's second law of motion. It states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied force in the direction of force. जो body का rate of change of momentum होगा, wherever you have this word rate, जिसका भी रेट है मीन्स हमने उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करना है. तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. ऑब्वियसली अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी की मोमेंटम ज्यादा चेंज होगी, कम फोर्स लगाएंगे तो कम चेंज होगी. तो इसलिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इट डिपेंड्स अपॉन फोर्स. इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कर लेते हैं. बॉडी, सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v, और इस वेलोसिटी को u से v होने के लिए सपोज टाइम t लगा जब हमने फोर्स f लगाई. तो नाउ इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला भी आपने करा मास इनटू वेलोसिटी. इनिशियल मोमेंटम है तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी जो कि हम u से ले चुके हैं. फाइनल मोमेंटम है तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी दैट इज v. चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विच इज p2 माइनस p1 दैट इज mv माइनस mu. यहाँ से m आप कॉमन ले सकते हो तो विद इन ब्रैकेट यू गेट v माइनस u. अब यहाँ से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख सकते हैं एज आई टोल्ड यू कि जिसका भी रेट होता है उस क्वांटिटी को हम टाइम से डिवाइड करते हैं. तो यहाँ चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट है तो चेंज ऑफ मोमेंटम m इंटू v माइनस u है, तो रेट है तो इसका डिवाइडेड बाय t कर देंगे. नाउ बाय न्यूटन सेकेंड लॉ this force is directly proportional to this rate of change of momentum. So F is proportional to m into v minus u by t. और जब भी आपको पता है हम ये proportionality sign हटाते हैं, equals to का sign लगाएं, तो we have to introduce some constant here, that is constant of proportionality, that is k. तो F equals to k into m into v minus u by t. ये जो v minus u by t है, this is change in velocity upon time taken, that is rate of change of velocity and you know it is acceleration. So इसको यहाँ पे a put कर देंगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा F equals to kma, but this k constant of proportionality is found to be 1. तो इसलिए F यहाँ से आ जाएगा m into a. Now you see here कि by measuring mass and by measuring acceleration that we can measure very easily. तो दोनों quantities जब हम ये measure कर सकते हैं तो इसका मतलब force भी measure हो जाएगी. That's why we say Newton's second law gives the measure of force. And from here you can write the dimensional formula force also. Mass into acceleration, mass के लिए m हो गया, acceleration के लिए we write lt minus 2. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा mlt minus 2 जो कि ऑलरेडी हम डायमेंशनल एनालिसिस में कर चुके हैं. So this is Newton's second law of motion, very important law. Now we have units of force जो कि हम यहीं से बताएंगे from Newton's second law. F equals to ma फॉर्मूला यूज करेंगे. You know we have gravitational force which is everywhere. तो that's why जो इसके units हैं वो हमारे पास दो तरह के हो जाते हैं. One are the absolute units, second ग्रेविटेशनल यूनिट्स. ग्रेविटेशनल यूनिट्स होंगे तो हम वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करेंगे, एब्सोल्यूट यूनिट्स है तो वहां पे अदर एक्सटर्नल फोर्सेस यूज हो जाएंगे. एंड अगेन वी विल बी डिस्कसिंग बोथ द टाइप्स, एसआई सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम. सेम हियर एसआई एंड सीजीएस. एसआई सिस्टम में हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट जो है फोर्स का दैट इज न्यूटन, जिसका की सिंबल हम कैपिटल एन लेते हैं. एंड सीजीएस एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज टाइम, जिसको हम सिंबल से लिखते हैं डी बाई एन. Similarly, gravitational SI unit of force is kilogram weight और kilogram force. Kilogram weight लिखोगे तो kgWt सिंपल हो जाएगा all letter small. Kilogram force लिखोगे तो kgf all letter small. Similarly, CGS gravitational unit of force is gram weight or gram force, that is GWT or GF. Now let's explain these units first. Absolute SI and CGS units. SI unit is Newton. तो Newton हमने किस unit का short name दिया है? We have F equals to ma. फोर्स हमारे पास 1 न्यूटन कब आएगी? जब मास 1 किलोग्राम होगा, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. तो यहाँ से हम 1 न्यूटन फोर्स डिफाइन कर सकते हैं. दैट 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम. अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं जिस बॉडी का मास हो 1 किलोग्राम और उसमें ये एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस करे तो वी से कि जो फोर्स अप्लाई हुई है वो 1 न्यूटन है. सिमिलरली आपके पास 1 डाइन हो जाएगा, यहाँ 1 किलोग्राम की जगह 1 ग्राम आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा. तो वो फोर्स
जो कि किसी 1 ग्राम मास वाली बॉडी में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सोल्यूशन प्रोड्यूस करे, दैट फोर्स इज 1 डाइन। नाउ रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसका शॉर्ट नेम न्यूटन है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो शॉर्ट नेम है वो डाइन है। तो रिलेशन बिटवीन देम, अगर हम यहाँ से किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कर दें तो वो डाइन बन जाएगा। सो 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो ये 10 raised to power 3, ये 10 raised to power 2, तो टोटल हो गया 10 raised to power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका की शॉर्ट नेम है डाइन। सो 1 न्यूटन इज ऑलवेज इक्वल टू 10 raised to power 5 टाइम। क्वाइट यूजफुल रिलेशन, जो कि आगे जाके आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह यूज करना पड़ता है। नाउ वी कम टू ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ऐसे यूनिट ग्रेविटेशनल सिस्टम में हमारे पास है किलोग्राम फोर्स। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगी, यू नो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए 1 किलोग्राम फोर्स क्या होगी, जो 1 किलोग्राम मास में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, तो उस फोर्स को हम बोल देंगे 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट। एंड ग्राम फोर्स क्या होगी, कौन सी फोर्स होगी, जो 1 ग्राम मास में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, क्योंकि ऐसे सिस्टम में अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है तो सीजीएस में वो 980 हो जाती है। सो 1 ग्राम फोर्स इज दैट मच फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 gram. Relation between kilogram force and gram force, you know kilogram is 1000 gram, तो इसलिए 1 kilogram force will be equal to 1000 gram force. Other two important relations, यहाँ देखो जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये, इसका शॉर्ट नेम यू नो इट इज न्यूटन। तो कैन वी से कि 1 किलोग्राम फोर्स इज 9.8 न्यूटन, दैट वी हैव मेंशन्ड हियर। सिमिलरली यहाँ पे जो आपके पास ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दिस इज डाइन, तो 1 ग्राम फोर्स इज 980 डाइन। ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। जब भी आपको कभी फोर्स किलोग्राम फोर्स में दी होगी तो उसको हम 9.8 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी फोर्स दी होगी। अगर वो ग्राम फोर्स में दी है उसको डाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम 980 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ फोर्स, एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स. Now we have third law of motion, Newton's third law of motion, which states that for every action there is an equal and opposite reaction. अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लगाती है, that is called action, तो दूसरी बॉडी भी फर्स्ट बॉडी के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज नोन एज रिएक्शन. तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्शन एंड रिएक्शन दे ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन नहीं होता. एक बॉडी दूसरे पे अगर एक्शन करती है तो दूसरी पहले वाली पे रिएक्शन करती है. नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस लॉ इन डिटेल. हियर वी हैव टेकन एन एग्जांपल वेयर वी आर सिटिंग ऑन अ चेयर. तो हम चेयर पे जब बैठे हैं तो हम चेयर के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज आवर एक्शन. और इन टर्न चेयर हमें भी फोर्स लगा रही है, हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज रिएक्शन. तो यहाँ एक्शन और रिएक्शन का पेयर हम शो कर रहे हैं. नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, और हम भी इसको डेली रूटीन में भी यूज करते हैं, दैट इज व्हाइल वॉकिंग. जैसे अभी हम फिश का एक्सप्लेन करेंगे, सेम वी कैन एक्सप्लेन फॉर वॉकिंग ऑल्सो. फिश जब वाटर में से मूव करती है तो इट पुशेस वाटर बैकवर्ड्स. ठीक है, तो इसने जो एक्शन करा, फोर्स लगाई वाटर के ऊपर, वो बैकवर्ड लगाई. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली जितनी फोर्स फिश ने वाटर के ऊपर लगाई उतनी ही फोर्स वाटर ने भी फिश के ऊपर लगाई बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मींस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू व्हिच फिश इज एबल टू मूव फॉरवर्ड इन वाटर. ऐसे ही हम स्विमिंग में भी न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज करते हैं कि जब हम स्विम करते हैं तो हम अपने हैंड से पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं, हम पानी के ऊपर एक्शन करते हैं बैकवर्ड, और हमें पानी जो है वो रिएक्शन देता है फॉरवर्ड, ड्यू टू व्हिच वी आर एबल टू स्विम फॉरवर्ड. ऐसे ही हम वॉकिंग में भी सेम कह सकते हैं कि हम वाइल वॉकिंग जो है वो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो ग्राउंड उसके रिटर्न में हमें ऑपोजिट डायरेक्शन देता है फॉरवर्ड, तो जिससे हम फॉरवर्ड मूव करते हैं. ऐसे ही बर्ड्स के लिए, जब बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो वो अपने विंग से एयर को डाउनवर्ड पुश करते हैं. तो इन बर्ड्स के जो विंग्स हैं उन्होंने एयर के ऊपर एक्शन करा डाउनवर्ड, और उसके रिटर्न में एयर ने उसके बर्ड को रिएक्शन दिया अपवर्ड, जिससे कि जो बर्ड है इट इज एबल टू मूव अपवर्ड्स. नाउ
some more examples or you can say applications of Newton's third law which are very important. आपको एग्जाम में से जितने भी किसी भी टॉपिक की कोई एग्जांपल्स हो, एप्लीकेशंस हो, वो हमेशा रीजनिंग फॉर्म में पूछी जाती हैं कि व्हाई इट हैपेंस हो, हाउ इट हैपेंस हो. तो किसी भी टॉपिक की जो एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स होती हैं उनको बहुत अच्छे से याद करो, समझो. Now very first example or application of Newton's third law is recoiling of gun. What is recoiling of gun? जब हम बुलेट फायर करते हैं गन से तो गन मूव्स बैकवर्ड्स आफ्टर फायरिंग. ये जो कमिंग बैक ऑफ गन है आफ्टर फायरिंग, दैट इज नोन एज recoiling of gun. तो जब हम बुलेट को फायर करेंगे फ्रॉम गन, इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, जिसको हम एक्शन का नाम देखें. जैसे आपने यहाँ देखा कि बुलेट इज मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज नोन एज एक्शन. और उसके रिटर्न में फिर बुलेट जो है वो गन के ऊपर फोर्स लगाएगा उतनी ही बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज नोन एज रिएक्शन. तो दिस गोइंग बैक ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, दिस इज रिकॉइलिंग ऑफ गन, which is explained on the basis of Newton's third law. Now we have another example. यहाँ पे हमने शो करा कि one sailor is jumping out of the boat. तो जब सेलर बोट में से जंप कर रहा है तो वो बोट के ऊपर बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है, दैट इज द एक्शन ऑफ द सेलर. न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली बोट भी सेलर के ऊपर फॉरवर्ड फोर्स लगाएगी, अब एक्शन के ऑपोजिट. तो सेलर इज एबल टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू दिस डायरेक्शन. अगेन एक्शन एंड डायरेक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हियर अनदर एग्जांपल, हमने एक बलून लिया विच इज फिल्ड विद एयर और उसको हमने यहाँ स्ट्रॉ के साथ एक स्ट्रॉ के बीच में से थ्रेड पास करके उसको थ्रेड को दो एंड्स पे टाई कर दिया. तो now this can move freely with the help of the straw. जब हम इस बलून को यहाँ से खोल देंगे, इसकी एयर रिलीज करेंगे तो एयर विल बी मूविंग आउट. तो एयर के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो एक्शन इस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट साइड पे. तो एयर इज मूविंग आउट और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली एयर फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन करेगी बलून के ऊपर, ड्यू टू विच बलून विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स राइट. अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ इज अप्लाइड हियर. रॉकेट की फ्लाइट जो है, दिस इज आल्सो बेस्ड अपॉन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. व्हेन रॉकेट गैसेस दे बर्न करेंगे तो दोस गैसेस मूव डाउनवर्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो ये एक्शन हुआ या यू कैन से फोर्स ऑन हॉट गैसेस डाउनवर्ड्स है. उसके ऑपोजिट वो रॉकेट को रिएक्शन देंगी अपवर्ड्स, तो रिएक्शन इज एबल टू मूव अपवर्ड्स. सो एक्शन इज डाउनवर्ड्स, रिएक्शन इज अपवर्ड्स, इक्वल एंड ऑपोजिट अगेन. So these are the different examples of Newton's third law of motion. अभी तक हमने Newton's first law, second law, third law, all the laws we have discussed in detail. Now let's have some practice time, some practice questions based upon these topics. First question, how much force is needed to accelerate a 1400 kilogram car to 2 meter per second square? अगर हमने किसी 1400 किलोग्राम मास वाली कार को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देनी है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे? सो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, F इक्वल्स टू m into a. आपको m गिवन है, a गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे 1400 किलोग्राम इंटू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग यू गेट 2800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या शॉर्ट में यू नो वी कॉल इट एज न्यूटन ऑल्सो. तो 2800 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो जाएगी. जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है हमेशा पहले गिवन वैल्यूज लिखो, फिर टू फाइंड आउट, फिर उसका फॉर्मूला यूज्ड और फिर कैलकुलेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने यहाँ पे डायग्राम में वी हैव शोन 3 persons. 2 persons are pulling the wagon by applying these 2 forces towards left and 1 is pulling the wagon towards right. So he says determine the acceleration and direction the wagon moves. The wagon has a mass of 25 kilogram. तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वैगन निकालना है. तो एक्सेलरेशन के लिए नो, अगर हमारे पास फोर्स है, मास है, तो हम एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पहले हम टोटल फोर्स निकालेंगे. 2 forces, these 2 forces are in the same direction, तो टोटल फोर्स हम निकालेंगे इनको ऐड करके. तो टोटल फोर्स विल बी 100 plus 150, दैट इज 250 न्यूटन. राइट साइड को लग रही है 200 न्यूटन, 250 न्यूटन लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा है, तो रिजल्टेंट नेट फोर्स क्या होगी इन दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज 250 न्यूटन माइनस 200 बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हम उनको माइनस करके रिजल्टेंट निकाल लेंगे. सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द वैगन इज 50 न्यूटन, मास इज गिवन टू बी 25. तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी फोर्स अपॉन मास, दैट इज 50 upon 25, दैट इज जस्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब हमें डायरेक्शन भी पूछी गई कि वैगन किस डायरेक्शन में मूव करेगा. ऑब्वियसली जिस साइड को ग्रेटर फोर्स लग रही है, तो ग्रेटर फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट, सो वैगन विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट. Let's have another question. A woman is holding 2 dogs, or each dog is
pulling the rope with the force of 80 Newton. ठीक है, तो how much force does the women have to exert to keep the dogs from moving? अगर वो dogs को move नहीं करना देना चाहती तो women को कितनी force लगानी पड़ेगी? Obviously, to cancel their force, women has to apply equal force but in the opposite direction. तो अगर dogs ऐसे forward right side को force लगा रहे हैं तो women को पीछे को लेफ्ट साइड को लगाने चाहिए, बैकवर्ड लगाने चाहिए, इनके ऑपोजिट, दैट इज 80 plus 80, so that total force is 0. No acceleration, no motion is there. So women has to apply 80 plus 80, that is 160 Newton force, but in the backward direction. Now, some more questions based upon the topics we have discussed today. First is dash law gives the measure of force. We have done that. That is, हमने करा है कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो फोर्स को डिफाइन करता है और जो सेकंड लॉ है वो फोर्स को मेजर करता है. तो हियर यू विल गेट न्यूटन्स सेकंड लॉ. इट गिव्स अ मेजर ऑफ फोर्स. Dash and dash forces exist in pairs. According to Newton's third law, action and reaction, they always exist in pairs. Inertia depends upon what? We have all again done it. That is mass. More is the mass, more is the inertia, and vice versa. ऐसे यूनिट मोमेंटम का, मोमेंटम वी नो इट इज मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो यहाँ यूनिट आ जाएगा इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड. रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन हमने कर लिया है, तो दैट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to power 5 डाइन. So that's all for today. Today we have discussed few topics of the chapter 5 of NCERT, that is laws of motion, जिसमें हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये तीनों लॉस करे, फोर्स और उसके इफेक्ट्स करे, व्हाट इज इनर्शिया वो करा, मोमेंटम करा, एंड applications of all the laws we have discussed today. That's all for today. I hope today's topics are clear to you. अच्छे से लेक्चर को देखो, समझो एंड उनको रिवाइज करो. Thank you all. God bless you all. Thank you so much.